हेलो प्यारे बच्चों, क्लास 9th वाले मेरे प्यारे बच्चों, बहुत बहुत स्वागत है सभी का आज के इस क्लास में। और आज हम लोग चैप्टर पढ़ने वाले हैं ग्रेविटेशन, गुरुत्वाकर्षण। देखो, मैंने लॉज ऑफ मोशन आपका करवा दिया था, है ना, और उसके मैंने क्वेश्चंस भी काफ़ी कुछ करवा दिए हैं। ठीक है, बाकी बीच बीच में हम लोग जब कभी कभी कोई प्रैक्टिस सेशन लाते रहेंगे तो हम उन क्वेश्चंस को भी करते रहेंगे जो बाकी बचे हुए हैं। ठीक है। वैसे मैंने लॉज ऑफ मोशन के लगभग हर तरीके के क्वेश्चंस आपको करवा दिए हैं। ठीक है, चलिए, तो आज हम लोग सीखने वाले हैं ग्रेविटेशन के बारे में। ग्रेविटेशन क्या होता है आप सभी लोगों ने पढ़ा होगा, पहले कभी सुना भी होगा। देखो, बहुत साल पहले की बात है, न्यूटन सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे। ये स्टोरी सबको पता होगी। सेब के पेड़ के नीचे बैठे थे, सेब आकर के नीचे गिरता है। तो न्यूटन के मन में ये दिमाग में ये चीज़ आती है, ख्याल आता है, सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, है ना। तो सेब नीचे ही क्यों गिरा, ऊपर क्यों नहीं चला गया, ये चीज़ सोचने पर उनको विवश कर दिया इस घटना ने। और वहीं से फिर ग्रेविटेशन का ख्याल आया। तब उन्होंने एक चीज़ जानी कि जो हमारी अर्थ है, हमारी जो पृथ्वी है, वो हर एक वस्तु को, हर एक बॉडी को अपनी ओर अट्रैक्ट करती है, अपनी तरफ खींचती है। जैसे ऊपर, अगर अर्थ के ऊपर कोई भी चीज़ है तो उसे अपनी ओर खींचेगी। हम अगर अर्थ पे खड़े हुए हैं ज़मीन पर, तो भी अर्थ अपनी तरफ हमें खींच रही है, इसीलिए खड़े हो पाए हैं। ठीक है, और इसी अट्रैक्शन फोर्स को नाम दिया गया ग्रेविटेशन का। और इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। दुनिया में कोई भी दो वस्तुएं, कोई भी दो बॉडीज हों, वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। जैसे जैसे मान लीजिए, ये चश्मे का कवर है और ये रिमोट है। ये दोनों बॉडीज भी एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं, इनके बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, जैसे ये घड़ी है, ये घड़ी और ये रिमोट, ये दोनों एक दूसरे को अपनी ओर अट्रैक्ट कर रहे हैं अगर ये रखे जाएंगे। मगर इनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स इतना ज़्यादा स्ट्रांग नहीं होता है कि ये इन्हें अपने पास खींच के चिपका ले। ठीक है, जैसे ये तुम्हारा पेन है, ये वाला पेन और ये वाला पेन, ये भी एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं। इतना बहुत ज़्यादा अट्रैक्शन फोर्स इतना स्ट्रांग नहीं लगता है कि ये चिपक जाएंगे। ठीक है, तो ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। तो इस तरीके के जो अट्रैक्शन फोर्सेस होते हैं, इन्हीं को बोलते हैं ग्रेविटेशनल फोर्सेस। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्सेस होते हैं, ये वीक फोर्सेस होते हैं, बहुत स्ट्रांग नहीं होते हैं। इनसे भी स्ट्रांग फोर्सेस मौजूद हैं इस दुनिया में, जैसे इलेक्ट्रिक फोर्स, मैग्नेटिक फोर्स। चुंबक किसी छोटे से टुकड़े को लोहे के अपनी ओर कितनी तेजी से खींच लेता है। क्या इतनी तेजी से ये रिमोट ये पेन को खींच पाएगा? नहीं खींच पाएगा। तो इनके बीच में लगने वाला जो फोर्स है वो है ग्रेविटेशनल फोर्स। मगर चुंबक और चुंबक के बीच में जो लगने वाला फोर्स है वो है मैग्नेटिक फोर्स, वो ज़्यादा स्ट्रांगली लगता है। वैसे ही एक चार्ज और एक चार्ज के बीच में लगने वाला फोर्स इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है, वो स्ट्रांग होता है। तो वो इससे ज़्यादा स्ट्रांग होता है ग्रेविटेशनल फोर्सेस से। ठीक है, तो अब क्या है कि इसके देखो, जैसे मैंने बोला कि बहुत सारे एग्जाम्पल हैं। किसी भी चीज़ को हम मान लो, जैसे इस रिमोट को अगर ऊपर फेंक दें तो रिमोट आकर के नीचे गिर जाएगा। इस कवर को ऊपर फेंक दें तो वो नीचे गिर जाएगा। इसका ये नीचे गिरा क्यों? ये नीचे इसीलिए गिरा है क्योंकि अर्थ अपनी ओर इसे खींच रही थी, इसी वजह से ये नीचे गिरा है। ठीक है ना। दूसरी चीज़ क्या है कि ये जो नीचे की ओर गिरा है, इसकी एक दिशा होती है नीचे गिरने की। ठीक है, अट्रैक्शन फोर्स लगता तो है, अर्थ किसी भी बॉडी पर जो अर्थ के सरफेस के ऊपर है उस पर अपनी ओर अट्रैक्शन फोर्स लगाती है। उसकी एक डायरेक्शन भी होती है और वो होती है अर्थ के सेंटर की ओर। ठीक है, अर्थ के सेंटर की ओर एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। तो चलिए हम लोग समझते हैं। तो न्यूटन ने बताया था हमको इस नियम के बारे में, और इसको बोलते हैं न्यूटन्स लॉ ऑफ यूनिवर्सल ग्रेविटेशन। ये जो फोर्स होते हैं, जैसे इसके एक एग्जांपल में अर्थ और मून, जो हमारी पृथ्वी है और जो चंद्रमा है, चंद्रमा जो पृथ्वी के चारों ओर घूम रहा है, अर्थ के चारों ओर घूम रहा है, वो वाला जो अट्रैक्शन फोर्स है इन दोनों के बीच में, वो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है। मगर आप सोच रहे होंगे फिर चंद्रमा आकर के पृथ्वी से टकराता क्यों नहीं है? बेटा, इसका जवाब हम आपको वृत्तीय गति में देंगे, सर्कुलर मोशन में। ठीक है, दूसरा एग्जाम्पल है, अर्थ और सन के बीच में भी एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। अर्थ और सन के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है। ठीक है, अर्थ और सन के बीच में भी अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो हमारी अर्थ सन में क्यों नहीं गिर जाती?
इसका भी जवाब हम आपको सर्कुलर मोशन में ही देंगे, ठीक है। मगर जितने भी पूरे यूनिवर्स में प्लेनेट हैं वो प्लेनेट भी एक दूसरे को खींच रहे हैं अपनी ओर, ठीक है। जो स्पेस है वो इनफाइनाइट है, बहुत बड़ा है। हो सकता है कि सन भी कहीं चलते हुए जा रहा हो सकता है अर्थ भी कहीं चलते हुए जा रही हो, ठीक है। हो सकता है अर्थ भी कहीं चलते हुए जा रही हो, तो ये चीज़ ध्यान रखिएगा। और हो सकता है कि हमारी पूरी गैलेक्सी कहीं चलते हुए जा रही हो। तो इसीलिए मतलब अट्रैक्शन फोर्स जो है ना वो जमीन पर रखी हुई दो बॉडीज के बीच में ही नहीं, बल्कि अर्थ के बाहर स्पेस में, अरे अरे हाँ, तो स्पेस में भी, अरे हाँ, स्पेस में भी ये चीज़ लगती है, स्पेस में भी उतनी ही वैलिड होती है, ठीक है। चलिए तो आगे की तरफ चलते हैं। जैसे कि ये मैंने बताया हुआ है, यहाँ पर दिखाया है, न्यूटन साहब बैठे थे और एक एप्पल नीचे गिरा। एक और चीज़ है, न्यूटन ने एक और चीज़ ऑब्जर्व करी, जब जब चंद्रमा पृथ्वी के नज़दीक आता था, मून अर्थ के नज़दीक आता था, तब तक समंदर का पानी ऊपर उठने लगता था, ठीक है। जो टाइड होता है, टाइड, वो भी इसी का ही एक एग्जाम्पल है। जैसे जैसे चंद्रमा नज़दीक आता है अर्थ के, तो अर्थ और मून के बीच में ग्रेविटेशन फोर्सेस बढ़ते हैं। मतलब डिस्टेंस अगर घटेगी दो बॉडीज के बीच की, तो उनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स बढ़ेगा। इसी वजह से पानी ऊपर उठने लगता था, ठीक है। तो ये उसके कुछ एग्जाम्पल्स हैं। अब देखिए इनके बीच में जो मैंने आपको बोला, जैसे ये है तुम्हारा ग्रेविटी, मतलब जो है ना फील होती है, ये तुम्हारी अर्थ है, ये मून है, इन दोनों के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। यही अट्रैक्शन फोर्स जो है ना हम लोगों को कैलकुलेट करना है, ठीक है। चलिए तो देखते हैं जरा। न्यूटन ने एक नियम जो बताया था ग्रेविटेशन का, उसमें उन्होंने न्यूटन मतलब कैलकुलेट करने के लिए भी एक फार्मूला बताया हम लोगों को। और कैलकुलेट करने के लिए जो फार्मूला बताया तो वो कुछ इस तरीके का था। न्यूटन ने बोला था कि किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है ना। किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है। तो चलिए हम लोग वो चीज़ भी नोट कर लेते हैं कि न्यूटन के अकॉर्डिंग किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स लगता है, ठीक है। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, मेरे साथ में आप लोग भी नोट कर लीजिएगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन, any two bodies attract each other, any two bodies attract each other। ठीक, दोनों वस्तुएं एक दूसरे को अट्रैक्ट करती हैं। चलिए दूसरी चीज, इनके दोनों दोनों वस्तुओं के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। An attraction force exists between these two bodies। These two bodies। ठीक है, इन दोनों बॉडीज के बीच में एक अट्रैक्शन फोर्स एग्जिस्ट करता है। दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स, है ना। तो यहाँ पर हम लोग लिखेंगे दिस अट्रैक्शन फोर्स इज नोन एज this attraction force is known as gravitational force।
ठीक है, इसी अट्रैक्शन फोर्स को ही हम लोग नाम देते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स। तो ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स है, ठीक है। अब जैसे देखिएगा, ये इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है, जैसे हमने बोला कि इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स लगता है ये F, ठीक है। ये F दो चीज़ों पर डिपेंड करता है। किन किन चीज़ों पर डिपेंड करता है जरा देखिएगा। ये अर्थ का सेंटर मान लेते हैं, यहाँ पर इतनी दूर पर है। ये तुम्हारा इसका ये मून का सेंटर है, ठीक है। इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस होती है ये इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पर डिपेंड करता है, ऐसे करके, ठीक है। इन दोनों के बीच की डिस्टेंस पर ऐसे करके डिपेंड करता है, यूं करके, ठीक है। ये है फोर्स F, ठीक है। इन दोनों का मास अगर दिया हुआ है, मान लेते हैं इन दोनों का जो मास दिया हुआ है वो है तुम्हारा m1, और मान लेते हैं ये है तुम्हारा दोनों का, इसका जो मास है वो है तुम्हारा m2, ठीक है। इन दोनों के मासेस पर भी ये फोर्स डिपेंड करता है। तो फोर्स जो इन दोनों के बीच में डिपेंड करता है वो इन दोनों के मास के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। तो यहाँ से एक चीज हम लोग लिखेंगे, ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन देम। हाँ, तो अट्रैक्शन फोर्स F is directly proportional to दोनों के मासेस के प्रोडक्ट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ठीक है। पहला तो ये हो गया तुम्हारा, पहला तो तुम्हारा ये हो गया। दूसरा तुम्हारा क्या है देखिएगा, दूसरा तुम्हारा होगा इन दोनों के बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है, ठीक है। तो F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r²। F इज प्रोपोर्शनल टू 1/r², ठीक है। तो ये तुम्हारा सेकेंड इक्वेशन हो गई, ठीक है। इन दोनों को अगर एक साथ अगर हम लोग कंबाइन करके लिखें तो हम लोग कुछ इस तरीके से लिख सकते हैं, ऐसे ऐसे करके कि F प्रोपोर्शनल टू m1 इंटू m2 अपॉन r², ठीक है। तो यहाँ से जब प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटता है तो यहाँ पर एक कांस्टेंट आता है। याद रखिएगा, प्रोपोर्शनैलिटी का जब साइन हटेगा तो एक कांस्टेंट आता है हमेशा, ठीक है। और वो जो तुम्हारा कांस्टेंट होगा वो लिखते हैं हम लोग G, ठीक है, G। और बाकी तुम्हारा ये आ जाता है m1 m2 अपॉन r²। तो इस तरीके से ये अट्रैक्शन फोर्स के फार्मूला की वैल्यू आ जाती है और हम लोग इसको नोट कर लेते हैं। ये होता है तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स एक्टिंग बिटवीन दीज टू बॉडीज। यहाँ पर जी क्या होता है, ठीक है। न्यूटन के इस लॉ को बताने के लगभग 100 साल बाद लेवेंडिस नाम के एक व्यक्ति थे, उन्होंने जी की वैल्यू को कैलकुलेट किया था। इसको बोलते हैं यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है ना। हाँ, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसे इसकी जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, देखो इसकी वैल्यू को उन्होंने ही कैलकुलेट किया था, लेवेंडिस ने। और इसकी जो वैल्यू होती है वो होती है तुम्हारी कैपिटल G, दिस इज इक्वल टू 6.67 इंटू 10⁻⁻11 न्यूटन इंटू मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर। देखो ये जो इसका नाम यूनिवर्सल कांस्टेंट क्यों है, हम लोग अगर जमीन पे बैठ के इस रिमोट और इस कवर के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो इनके बीच में ये फार्मूला लिखेंगे, तो जी की जो वैल्यू होगी ना वो हम इतनी लेंगे। और अगर हम मान लेते हैं ये पेन और पेन के बीच में कैलकुलेट करेंगे अट्रैक्शन फोर्स तो भी हम जी की वैल्यू इतनी लेंगे। अगर हम सन मतलब जैसे मून है और अर्थ है इनके बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो भी यही फार्मूला लिखेंगे और तो भी जी की वैल्यू इतनी ही लेंगे, तो भी जी की वैल्यू इतनी ही लेंगे, ठीक है। अगर हम मान लीजिए कि सन हो और अर्थ हो
इन दोनों के बीच में अट्रैक्शन फोर्स कैलकुलेट करेंगे तो भी कैपिटल जी की वैल्यू यही लेंगे। ऐसे ही लगभग हम पूरी दुनिया में कहीं भी चले जाएं, मतलब यूनिवर्स में कहीं भी चले जाएं, किन्हीं भी दो बॉडीज के बीच में अभी तक जो ज्ञात है उसके अनुसार बता रहा हूँ कि जो अट्रैक्शन फोर्स निकलेगा तो वो इसी फॉर्मूले से निकलेगा, और ये जो वैल्यू होगी ये हर जगह सेम है, कांस्टेंट है, ठीक है। मगर लेवेंडिस ने जो वैल्यू बताई थी वो थोड़ा सा 1% इससे डिफरेंट थी, ठीक है। तो ये तुम्हारा होता है यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट। तो यूनिवर्सल इसीलिए इसका नाम यूनिवर्सल कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां से ये हमारे पास में आ जाता है। अब आपको मैं एक बात और बताता हूं, यहाँ पर जो फोर्स है तुम्हारा F प्रोपोर्शनल टू m1 m2 m2 ओवर, अब देखिएगा इसकी यूनिट अगर हम लोग कैलकुलेट करें यूनिट, तो देखिएगा यूनिट कैसे कैलकुलेट करते हैं, यूनिट ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ठीक है। वो हालांकि मैंने वहाँ लिख तो दी है, मगर आप फिर भी मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। यूनिट ऑफ कैपिटल जी, ठीक है। कैपिटल जी की वैल्यू क्या होगी, कैपिटल जी की यूनिट क्या होगी, समझिएगा। हाँ, तो इसका जो फॉर्मूला होता है एफ बराबर, ठीक है, एफ बराबर होता है कैपिटल जी इंटू m1 इंटू m2, ठीक है, अपॉन आर स्क्वायर, ठीक। तो यहाँ से अगर जी की जो वैल्यू अगर हम लोग निकालेंगे, जी की अगर हम लोग वैल्यू निकालेंगे तो हम लोग क्या लिखेंगे, कैपिटल जी इक्वल टू, अरे कैपिटल जी बराबर, कैपिटल जी बराबर तुम्हारा हो जाएगा एफ इंटू आर स्क्वायर, m1 इंटू m2, ठीक है। तो ये तुम्हारा इस तरीके से बन जाएगा, और इसकी जो यूनिट हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, फोर्स की यूनिट क्या होगी, न्यूटन, ठीक। और आर जो है ना वो डिस्टेंस है, तो हम लोग इसको लिखेंगे मीटर स्क्वायर, ठीक है। और जो नीचे लिखा हुआ है, दो मासेस नीचे लिखे हुए हैं, तो ये है तुम्हारा किलोग्राम स्क्वायर, किलोग्राम स्क्वायर, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा किलोग्राम स्क्वायर। आई होप सो कि ये चीज़ आप लोगों को क्लियर हो गई होगी, ठीक है। तो इस तरीके से हम लोग यहाँ पर ये इसकी यूनिट निकालते हैं, ठीक है। कोई भी क्वेश्चन हो उसमें अगर जी की जो वैल्यू होगी वो तुम्हारी यही रहेगी, और ये इसकी यूनिट होती है। दूसरी चीज, जरा ग्राफ देख लेते हैं, ग्राफ फोर्स, मतलब फोर्स और डिस्टेंस और मासेस के बीच का ग्राफ, ठीक है। तो ग्राफ देखते हैं जरा, ठीक। तो फोर्स वर्सेस डिस्टेंस ग्राफ, एफ वर्सेस आर ग्राफ, ठीक। तो देखिए जो फोर्स होता है वो, और जो दूरी होती है दोनों के बीच की, तो इन दोनों में क्या रिलेशन है, जो अट्रैक्शन फोर्स है वो तुम्हारा क्या है, 1/r² है, आर स्क्वायर, ठीक है। इसका ये मतलब हो गया है, इसका ये मतलब हो गया कि अगर अगर ये वाली क्वांटिटी बढ़ाओगे तो अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा। इसका मतलब ये हो जाएगा कि अगर दो बॉडीज के बीच की दो बॉडीज के बीच की डिस्टेंस अगर बढ़ाओगे तो उनके बीच में लगने वाला अट्रैक्शन फोर्स कम हो जाएगा, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लोग ये चीज लिखते हैं, इफ द डिस्टेंस बिटवीन masses if the distance between masses is increased then attraction force decreases, ठीक। इन दोनों के बीच में फोर्स जो होगा वो तुम्हारा कम हो जाएगा।
इसका जो ग्राफ बनता है वो तुम्हारा ऐसे बनता है, जरा ध्यान से देखिएगा। ऊपर वाली एक्सिस पर हम लोग ऐसे करके फोर्स दिखा देंगे और इस वाली एक्सिस पर हम लोग डिस्टेंस दिखा देंगे ऐसे करके। यहाँ लिखेंगे फोर्स और यहाँ लिखेंगे आर, ठीक है। तो हाँ, ये हो गया तुम्हारा। तो जो तुम्हारा ग्राफ बनता है इसमें, वो ग्राफ तुम्हारा कुछ ऐसे बनता है हाँ, इस तरीके का ऐसे ग्राफ बनता है। ऐसे इसलिए बनता है क्योंकि इस ग्राफ में आप लोग देख सकते हैं कि जैसे जैसे दूरी बढ़ रही है वैसे वैसे जो फोर्स की वैल्यू है ना वो तुम्हारी घटती चली जा रही है। ये तुम्हारा ग्राफ बनता है फोर्स और डिस्टेंस का, ठीक है। तो इस तरीके से याद रखिएगा। अगर मान लेते हैं, अगर हम इनके बीच की दूरी दोगुना कर देते हैं, अगर दो द्रव्यमान हैं, कोई भी दो मासेस हैं, उनके बीच की अगर डिस्टेंस अगर ट्वाइस कर देते हैं तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स 1/4 हो जाएगा, ठीक है। तो एक चीज़ हमारे पास में कंफर्म हो जाती है। ये ग्राफ जो है ये चीज़ हमें यही बता रहा है। ना मानो तो आप देख लो। कैसे कैसे देखोगे, देखो यहाँ पर अगर आप जैसे मान लेते हैं यहाँ पर अभी कुछ वैल्यू है 100 मीटर, मान लो यहाँ पर 100 मीटर का, तो जैसे जैसे आप डिस्टेंस घटाओगे वैसे वैसे ग्राफ तुम्हारा ऊपर चढ़ता जा रहा है ना, वैसे वैसे ग्राफ तुम्हारा ऊपर चढ़ता जा रहा है। और ऊपर तुम्हारा क्या है, ऊपर तुम्हारा फोर्स है। इसका मतलब डिस्टेंस कम कर देने पर, सेपरेशन कम कर देने पर जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो तुम्हारा बढ़ जाता है। जैसे एक तुम्हारा मास यहाँ पर ये हो गया, ठीक है, एक तुम्हारा मास यहाँ पर ये हो गया और एक मास तुम्हारा यहाँ पर ये हो गया। सपोज दैट इन दोनों के बीच में ऐसे करके, इन दोनों के बीच की जो डिस्टेंस है वो मान लेते हैं आर है, ठीक है, आर है। और ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, इनके बीच में फोर्स लग रहा है एफ, ठीक है। अब की हमने क्या कर दिया, अब की हमने इनके बीच में डिस्टेंस बढ़ा दी, ठीक है। अब की मैंने इनके बीच की डिस्टेंस बढ़ा दी इस तरीके से। अब इनके बीच में जो है ना हाँ, इनके बीच में जो फोर्स होगा वो तुम्हारा कम हो जाएगा, एफ डैश, ये तुम्हारा एफ डैश हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ जो एफ डैश की वैल्यू होगी वो तुम्हारी एफ से कुछ कम हो जाएगी, ठीक। क्यों क्यों कम हो जाएगी, क्योंकि भैया हमने इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी आर से जो हमने ज़्यादा कर दी है, ठीक है ना। हाँ, क्योंकि इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो तुम्हारी अब पहले से ज़्यादा हो गई है, इसी वजह से ऐसा है, ठीक है। तो दूरी बढ़ा देने पर इनके बीच में जो अट्रैक्शन फोर्स होता है वो तुम्हारा कम हो जाता है, इनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स भी तुम्हारा कम हो गया, ठीक है। तो आई होप सो कि आप लोग ये चीज़ समझ रहे होंगे। दूसरी चीज़, इसके बाद में हम लोग आते हैं जरा ग्राफ मासेस के लिए, मासेस के लिए। तो यहाँ से ग्राफ जो है ना, तो ग्राफ जो है वो तुम्हारा एफ वर्सेस, हाँ, एफ वर्सेस m1 इंटू m2 ग्राफ, ठीक है। इनके बीच का ग्राफ कैसे बनेगा, देखिए जब कभी भी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हो, जब कभी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल लिखा हो तो ग्राफ हमेशा कुछ इस तरीके से बनता है। जैसे तुम्हारा यहाँ पर से जो फोर्स होता है वो तुम्हारा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, ठीक है ना, m1 इंटू m2, ठीक। या ये कहें कि F इक्वल टू एक कांस्टेंट ले लेते हैं और इंटू m1 इंटू m2 ये लिखा हुआ है, अपॉन 1/1। अगर न्यूमरेटर में ये लिखा है, न्यूमरेटर में ये लिखा है, तो इसका मतलब हो जाएगा इन दोनों के बीच में लीनियर रिलेशन है, लीनियर। तो लीनियर रिलेशन क्या होता है, लीनियर रिलेशन में हमको एक चीज़ ध्यान देनी पड़ती है, और वो ये है कि इनके बीच का जो ग्राफ होता है, इसका मतलब दोनों की, जैसे अगर हम लोग मासेस अगर हम लोग बढ़ाते जाएं, अगर हम लोग मास की वैल्यू अगर बढ़ा देंगे तो फोर्स की वैल्यू बढ़ जाएगी, ठीक है ना। हाँ, अगर हम लोग एक मास को 2 किलोग्राम दोगुना कर देंगे तो फोर्स भी दोगुना हो जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ होती है। इसका मतलब ये हो जाता है कि फोर्स बढ़ा देने पर, सॉरी, मासेस बढ़ा देने पर अट्रैक्शन फोर्सेस बढ़ जाता है, ठीक है ना। हाँ, ऑन इंक्रीजिंग द मासेस, on increasing masses attraction force increases, attraction force ठीक, अट्रैक्शन फोर्स इंक्रीजेस। चलिए, तो ये हो गया तुम्हारा। अब देखिए इनका जो ग्राफ बनता है इनके बीच का, तो वो कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है ऐसे करके,
ठीक है, एक कुछ इस तरीके का ग्राफ बनता है ऐसे करके। हाँ, तो ये तुम्हारा फोर्स है और ये तुम्हारा m1 इंटू m2 है, ठीक है। हाँ, ये तुम्हारा m1 इंटू m2 है। तो ये कुछ इस तरीके से ऐसे करके हो जाता है, समझिएगा, ए यूं करके। तो इनके बीच में लीनियर रिलेशन होता है, तो इनका ग्राफ ऐसे बनेगा, ऐसे करके, ठीक है। जैसे जैसे आप वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे इनका बीच में ग्राफ जो है ना वो फोर्स बढ़ता जाएगा। जैसे जैसे हम लोग m1 m2 की वैल्यू बढ़ाते चले जाएंगे, वैसे वैसे इनका फोर्स भी बढ़ता चला जाता है, ठीक है ना। तो यहाँ से ये चीज़ हमें कन्फर्म हो जाती है कि इनके बीच का जो रिलेशन होता है वो तुम्हारा लीनियर होता है। तो इस तरीके से इनके बीच का ग्राफ यहाँ पर बनता है। तो आप लोग एक चीज समझते रहिएगा, ठीक है ना। ये होता है तुम्हारा ग्रेविटेशन का। जैसे मान लेते हैं अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें, ठीक है ना, हाँ, अगर हम तुमसे एक क्वेश्चन पूछें ऐसे करके, सपोज दैट, मान लेते हैं एग्जांपल, कैलकुलेट द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन kg एंड kg। दो बॉडीज के बीच में हमको अट्रैक्शन फोर्स बताना है जिनके मासेस कुछ इस तरीके से हैं, समझिएगा। हाँ, चलिए, तो इसमें मैं लिख देता हूँ थोड़ा सही से। हाँ, कैलकुलेट द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन बिटवीन 2 kg एंड 4 kg, ठीक है। हाँ, तो सेपरेशन जो है ना, सेपरेशन तुम्हारा कितना होगा इन दोनों के बीच में, इन दोनों के बीच का सेपरेशन, अरे चलिए, तो ये तुम्हारा ये अट्रैक्शन फोर्स हम लोग को इनके बीच का निकालना है, ठीक है। गिवन R विल बी इक्वल टू 2 मीटर, ठीक। बट मान लो कि अगर इनके बीच की जो डिस्टेंस है वो 4 गुनी कर दी जाए, ठीक है। पहला तुम्हारा एक तो ये हो गया, दूसरा तुम्हारा हो गया इफ separation is increased to 4 times। अगर इन दोनों के बीच का सेपरेशन 4 टाइम्स कर दिया जाए तो देखिएगा, सबसे पहली चीज इन दोनों के बीच में जैसे फोर्स, पहला फोर्स अगर हम लोग निकालते हैं तो कैपिटल G इंटू m1 m2, तो तुम्हारा m1 इंटू m2, ठीक है, अपॉन r स्क्वायर। तो तुम्हारा F1 तुम्हारा कितना निकलेगा, दिस इज G इंटू m1 तुम्हारा कितना है 2 गुणा 4, ठीक है, बट इन दोनों के बीच की दूरी कितनी है 2, 2 का होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ से अगर हम लोग देखें तो तुम्हारा 4 से और ये चीज़ कट गई, तो यहाँ से तुम्हारा आ गया 2G बराबर 2 इंटू जी, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा, ठीक है। हाँ, इतने न्यूटन का फोर्स लगेगा। जी का आप वैल्यू रख देंगे तो एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा। मान लेते हैं जैसे जब इनके बीच की दूरी बढ़ा दी गई तो ये हो जाएगा जी इंटू 2 इंटू 4, ठीक है ना, और इनकी 4 टाइम्स कर दी गई, मतलब अब डिस्टेंस हो गई तुम्हारी 8 मीटर, ठीक है। अब डिस्टेंस 8 मीटर हो गई है, तो अब तुम्हारा ये हो जाएगा, ठीक है। तो ये तुम्हारा हो जाएगा 4, और ये तुम्हारा हो जाएगा नीचे 64, ठीक है। ये तुम्हारा हो जाएगा 64, तो ये 16 बार डिवाइड हो जाएगा और ये हो जाएगा तुम्हारा G/8, तो ये तुम्हारा हो जाएगा G/8। तो इसका मतलब जो अब अट्रैक्शन फोर्स तुम्हारा लगेगा वो तुम्हारा लगेगा 2G का इतना, मतलब 16 टाइम्स, नहीं 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 16 टाइम्स नहीं, ये तुम्हारा हो जाएगा G/8 है ना, तो 2G, हाँ 2G/8, 2G/16, 2G/16, इसको G/8 भी लिख सकते हैं, या इसी को ऐसे भी लिख सकते हैं कि पहले वाले फोर्स का
पहले बाई फोर्स का 1/6 फोर्स लगेगा, ठीक है। ये हो जाता है हमारा आंसर। तो इस तरीके से हम लोग देख लेते हैं कि अगर सेपरेशन 4 गुना कर दिया गया तो उनके बीच का अट्रैक्शन फोर्स स्क्वायर गुने से कम हो गया, ठीक है। 4 गुना 4 का स्क्वायर मतलब 16, ठीक है। तो यही इसी को बोलते हैं इनवर्स स्क्वायर लॉ, इनवर्स स्क्वायर लॉ, ठीक है। तो आई होप सो कि ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई होगी। तो अभी इस वीडियो में हम लोग अभी फिलहाल इतना ही रखेंगे, ठीक है ना। और आगे हम लोग जो है ना थोड़ा सा और आगे हम लोग चीज़ों को बाद में जानेंगे। तो आज के लिए अभी फिलहाल इतना ही इस वीडियो में, अगले वीडियो में हम इसके आगे की चीज़ें लेकर के आएंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू सो मच, बाय बाय, टेक केयर।